हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल की तारीख में किया था 20 फरवरी को, आज 21 तारीख है। तो कमीशन ने नोटिफिकेशन तो काफ़ी पहले जारी कर दिया है ना, क्योंकि परीक्षा तो यार अक्टूबर में शेड्यूल्ड है ना, अक्टूबर के मंथ में शेड्यूल्ड है। खैर कोई नहीं, ये फॉर्म भरने की मशक्क़त जो है वो परीक्षा से काफ़ी दिन पहले ख़त्म हो जाएगी। फॉर्म भरे जाएंगे, अभी अगले महीने तक भरे जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग देख ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस नोटिफिकेशन में। मैं उसको यहाँ पे मार्क करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पीसीएस के बारे में तो बताया ही गया है, पीसीएस 2025 का। साथ में यहाँ पे एसीएफ यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो होता है, सहायक वन संरक्षक, और आरएफओ क्षेत्रीय वन अधिकारी, इनकी भी कुछ पोस्टें रिलीज हुई हैं। वैसे आरएफओ की पोस्टें रिलीज नहीं किया है अभी कमीशन, एसीएफ की जरूर यहाँ पे अभी रिलीज हुआ है, तो वो देख लेंगे। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है ये 20 तारीख से शुरू हो गई है। ठीक है, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। कल की तारीख से शुरू हो गया था, और कब तक भरे जाएंगे, और लास्ट डेट क्या है, 24 मार्च, यानी एक महीना दिया गया है। पेमेंट का जो है ना, पेमेंट का और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 24 मार्च को। ठीक है, अगर कुछ गलती होगी फॉर्म में तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं, तो करेक्शन का भी इन्होंने समय दिया है। और यहाँ पे करेक्शन की लास्ट डेट है 2 अप्रैल की, मतलब एक हफ्ते का समय दिया गया है करेक्शन के लिए। इतनी बातें क्लियर। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ये क्या चीज़ है? जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए नहीं दिक्कत है, वो इस बात से परिचित हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए कैंडिडेट्स हैं, पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये आप फॉर्म भरने से पहले, पीसीएस फॉर्म भरने से पहले आप ओटीआर नंबर जनरेट करा लें। ठीक, करा लें का मतलब आप फॉर्म भर दीजिए। ओटीआर फॉर्म भरेंगे तो आपका वो सारा डिटेल यहाँ पे मांग लेगा। और जब आप पीसीएस का अप्लाई करेंगे फॉर्म प्रीलिम का, तो वहाँ पे फिर आपको आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका ओटीआर नंबर क्या है। आप जैसे वहाँ पे फिल करेंगे ओटीआर नंबर, तो आपका सारा डिटेल ऑटोमेटिक ओटीआर फॉर्म में जो भरा गया होगा आपका डिटेल, वो पीसीएस फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आपको फिर से भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये करना मस्ट है। और जो पुराने कैंडिडेट हैं, हो सकता है उन्होंने भी अगर नहीं किया हो तो वो भी कर लें। ठीक, और ये ओटीआर नंबर प्राप्त कहाँ से होगा? ये आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आप यहाँ पे फॉर्म भर भर देंगे, सारा डिटेल आपसे वो पूछ लेगा, आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक, उसको रख लीजिएगा। फिर आप पीसीएस यानी जो कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप पीसीएस प्री के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपसे ये नंबर मांगा जाएगा, आपका फॉर्म एक आध स्टेप का भर जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे ओटीआर से संबंधित थी। अब यहाँ पे देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे, है ना, अप्लाई करेंगे तो वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो आपसे यही ओटीआर नंबर मांगा जाएगा। आपका जनरेट हो चुका है चूँकि नंबर, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे ओटीआर नंबर को, और आपका डिटेल वो वहाँ से ऑटोमेटिक ले लेगा। क्लियर है? दूसरे चरण में क्या है, चूँकि तमाम पोस्टें रहती हैं पीसीएस में, तो कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, अहर्ता जो है वो स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल का मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ अलग से हैं, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे कॉलम में टिक करना पड़ता है। वो पोस्ट लिखा रहता है सामने, और उसके सामने आपको यस और नो करना पड़ता है। फॉर्म अगर भरे होंगे तो आपको आइडिया होगा। जैसे बहुत सारी पोस्टें अलग हैं। बीएससी की बात करें तो बीएससी पोस्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आपके पास होगा पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी, तो आप टिक कर देंगे यस, नहीं होगा तो आप नो कर देंगे। ठीक है, जो जैसी पोस्ट है उसी के सामने वैसे ही एलिजिबिलिटी लिखी है। आप अगर उसमें अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आप टिक कीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते जाइएगा। तो दूसरे चरण तक ये करवा लेगा, अधिमानी अहर्ताओं के सम्मुख कॉलम में यस और नो करा लेगा। ठीक है, थर्ड जो स्टेप है वो आपसे यहाँ पे पेमेंट करा लेगा। यहाँ पे कमीशन ने एक चीज़ अच्छी की है, ऑनलाइन पेमेंट तो ठीक है, साथ में क्यूआर भी वो रहता है ना, क्यूआर भी साथ में रहता है। तो आप क्यूआर से स्कैन कीजिए मोबाइल से ही और अपना पेमेंट कर लीजिए। आप फ़ोन से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है फ़ोन में भी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप जो फॉर्म भरेंगे, है ना, उसका प्रिंट लेना बहुत ज़रूरी है। ये पेमेंट का जो एक स्लिप निकलती है ना, उसका प्रिंट ज़रूर ले लें, क्योंकि जब अगर आप क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम, तो मुख्य परीक्षा में ये पेमेंट वाला जो रिसिप्ट है ना,
वो साथ में भेजना पड़ता है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी भेजने पड़ते हैं, साथ में इसको भी भेजना पड़ता है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, पेमेंट वाला जो है, इससे पता चलता है कि आपने प्रीलिम का फॉर्म भरा था, ठीक। तो चतुर्थ चरण में यही लिखा है, आपको आगाह किया गया है कि ऑनलाइन, वैसे तो ऑनलाइन आवेदन जो है आपका पूरा फॉर्म ही साथ में रखें, प्रिंट करा लें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, पेमेंट वाला स्लिप। ये बहुत फिर बाद में दिक्कतें होती हैं, आप लोग कमेंट करते हैं कि मिल नहीं रहा है, वो है ना, रिसिप्ट खो गया है। वो मिलता भी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ टाइम तक ही वो, फिर ये जो वेबसाइट है वो डेड कर देते हैं। वेबसाइट का मतलब वो स्टेटस डेड कर देते हैं, वो आप देख नहीं सकते हो फिर, ठीक है। तो ये प्रिंट जो फॉर्म है और पेमेंट का रिसिप्ट है, सारी चीज़ें अपने पास रखिएगा। मुख्य परीक्षा में आपको हार्ड कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड ये करके भेजना होता है। आवेदन शुल्क जानते ही 125 रुपये होता है, ठीक है, अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए। बाकी SC ST के लिए 65 रुपये है, सबका अलग अलग है। तो ये पेमेंट वाला हो गया। रिक्तियों की संख्या तो यार देखो कुछ भी नहीं है इस बार, है ना। वैकेंसी तो 200 पोस्ट PCS में दी हैं इन्होंने, 200 पोस्ट यहाँ पे PCS में लिखी हैं। अब बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं ये बात की बात है। और ACF की तो पता नहीं क्यों परीक्षा ही ले रहा है, ACF की पोस्टें सिर्फ 10 हैं। अब पता नहीं रिटायर होते भी हैं यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि नहीं होते हैं लोग। 10 पोस्टें इतने बड़े स्टेट में, क्या मतलब है यार। और RFO यानी ये जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, इसकी पोस्टें अभी डिक्लेयर नहीं की हैं, ठीक है, वो बाद में पता चल जाएगा। PCS की पोस्टें तो जानते ही होंगे कौन कौन सी पोस्टें हैं, है ना। SDM है, DSP है, BDO है, BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये ARTO लिखा हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यिकल लिखा है, जिला कमांडेंट लिखा है। इसी तरीके से बहुत सारी पोस्ट होती हैं। कुछ पोस्टों पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, है ना, कुछ पर होंगे। जो जनरल पोस्टें हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर है, SD ये DSP है, या फिर BDO है ना, ARTO है, इन सब में आप मतलब नॉर्मल जो ग्रेजुएशन है आप उससे आपका काम हो जाएगा। कुछ पोस्टों में स्पेशल चाहिए आपको, जैसे कुछ पोस्टें साइंस बैकग्राउंड की होती हैं, कुछ पोस्टें कॉमर्स बैकग्राउंड की होती हैं। तो आप जिससे भी लाई करेंगे उस पर आप टिक करेंगे, ठीक है, टिक करते जाएंगे अपने फॉर्म में। और बाकी ये सब बताने की तो ज़रूरत है नहीं यार, कि कौन किस ग्रेड पे है। नायब तहसीलदार 4200 ग्रेड पे, है ना, और SDM 5400 ग्रेड पे। ये ग्रेड पे रेट पे मैटर नहीं करता है PCS के पोस्टों में, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम के बगल में बोरा बोरी भी साथ में रखा है ना, पैसा भरने के लिए। खैर, इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहिए। ACF का ग्रेड पे यहाँ पे 5400 है, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर होता है, ग्रुप B का है। और रीजनल ऑफिस, ये जो RFO है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ये भी ग्रुप B का है, ये भी गजेटेड है। और ये 4800 ग्रेड पे का है, ठीक है। ये वाला जो है ग्रेड पे, ये RO वाला है, सचिवालय का RO हो चाहे वो हाई कोर्ट वाला RO, ठीक है। रिजर्वेशन आप जान ही रहे हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल, वो तय करेगा कमीशन आपकी आपकी कास्ट देख के। और क्या पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हाँ, वैवाहिक परिस्थिति। तो बहुत से लोग तो यार अभी अनमैरिड ही होंगे, है ना। और मैरिड भी होंगे तो एक ही हस्बैंड होगा ना, या फिर एक वाइफ होगी। यहाँ पे लिखा है, ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो। महिला के बारे में बोला जा रहा है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे। यानी आपकी दो वाइफ हों, या फिर अगर आप महिला हैं तो यदि आपके दो हस्बैंड हों, तो भैया आप फिर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। शैक्षिक अर्हता, ये हम लोगों ने सीख लिया है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। BSc हो सकते हैं आप, BA हो सकते हैं आप, BCA हो सकते हैं आप, B.Tech हो सकते हैं। और जो स्पेशल पोस्ट हैं उसके लिए अलग अलग है, वो आपको फॉर्म भरते समय सामने दिखेगा पोस्ट के सामने, तो उसको टिक करते जाइएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे जिला प्रशासनिक अधिकारी एक पोस्ट है, तो इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा है, कंपनी सेक्रेटरी लिखा है, स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए। तो ये स्पेशल पोस्ट में आ गई। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के बारे में बात करें, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। किस में, देखो अर्थशास्त्र में होना चाहिए, या फिर ये सोशल समाज शास्त्र लिखा है, या फिर कॉमर्स लिखा है, इसमें स्नातक उपाधि तथा विधि, श्रम, श्रम कल्याण, इन सब से रिलेटेड अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या फिर PG डिग्री है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से आपको फॉर्म में पोस्ट के सामने एलिजिबिलिटी भी दिखेगी, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा।
फूड सिक्योरिटी, ये फूड सेफ्टी जो ऑफिसर है, इसमें कुछ फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपसे डिग्री मांग लेगा, है ना। डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, या फिर एग्रीकल्चरल जो साइंस है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सब पोस्टों के बारे में वही लिखा है, किसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, तो वो तो आप फॉर्म में देख ही लेंगे ना। एक पोस्ट होती है जिस पर इंटरव्यू नहीं होता है, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से यहाँ पे सीट को फिल किया जाता है। उस पोस्ट का नाम है प्राविधिक सहायक केमिस्ट्री, ठीक है, प्राविधिक सहायक। यहाँ पे आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। हो गया। ये ACF और ये जो RFO है, ये फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आप साइंस बैकग्राउंड से हों, ठीक है। इसमें ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट काम नहीं आते हैं, वो एलिजिबल नहीं रहते हैं। जैसे आप अगर BA हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपके पास B.Tech होना चाहिए, या फिर आपके पास जीव विज्ञान में कोई डिग्री होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, फॉरेस्ट्री, ये सांख्यिकी, इन इनमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर कृषि, ठीक है। और दोनों की परीक्षाएं प्रीलिम तो सेम ही होती है, ये तो जानते हैं ना। प्रीलिम दोनों का ही सेम होता है। आप PCS का जो प्री देंगे, इसका मतलब है आप ACF और RFO का भी दे रहे हैं साथ में। हाँ, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो अगर एलिजिबल रहेंगे, साइंस बैकग्राउंड के रहेंगे, तो आप टिक टिक करेंगे इस परीक्षा के लिए भी। तो आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको दोनों मुख्य परीक्षाएं देने को मिलेंगी, अगर दोनों का कट ऑफ सेटिस्फाई होता है, ठीक है। और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, वो सिर्फ PCS प्री के लिए ही टिक करेंगे जब फॉर्म भरेंगे। तो क्लियर है। RFO जो है उसके लिए भी वही सेम एलिजिबिलिटी, ये जो योग्यता चाहिए, वही साइंस बैकग्राउंड वाले सारे सब्जेक्ट जो आपने अभी ये सेम में देखे, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, जूलॉजी, और ये बॉटनी वगैरह, फॉरेस्ट्री वगैरह, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह। और क्या है यहाँ पे आपकी काम की चीज़। बाकी ये जो वर्दी वाली पोस्ट है, इसमें तो ये समझते हैं हम लोग, फिजिकल मेजरमेंट भी वो मांगता है ना। जैसे जैसे यहाँ पे डिप्टी SP के लिए लिखा है, तो भैया आपकी हाइट 165 होना चाहिए, पुरुष के लिए है ये, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए भी ये भी देखना है। अगर आप ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 160 में ही काम चल जाएगा। सीना भी वहाँ पे फुलाना पड़ेगा, बिना फुलाए 84, और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। ये सब खैर बात की बात है ना। तो अभी फ़िलहाल मेंस क्वालिफाई कर लो, ठीक है। जब डेफ भरा जाएगा, DAF फॉर्म होता है, डेफ भरा जाएगा तब देख लेना ये सारी चीज़ें, अभी कोई मतलब नहीं है। चलिए, और यहाँ पे आपके काम की चीज़ें, हाँ इधर आइए, मैं पहले से टिक लगा के रखा हूँ ताकि खोजना ना पड़े और जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पे देख लें। आयु सीमा कितना चाहिए, आयु सीमा हम लोग जानते हैं यहाँ पे 40 ईयर्स है इन जनरल, ठीक है, 40 ईयर। 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु होना चाहिए आपको, 21 वर्ष से कम भी नहीं चाहिए भैया, है ना। फॉर्म कैसे भरोगे। और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, ये तो इन जनरल है, ठीक। 40 वर्ष मैक्सिमम कब होगा आपका, जब आप 2 जुलाई 1985 से पहले ना पैदा हुआ हो। अगर पहले पैदा हो गए होंगे तो फिर 40 प्लस हो जाएंगे, तो फिर वो आपको रिजर्वेशन में जाना पड़ेगा। अगर आप OBC या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं तो फिर वो अलग अलग के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है, आयु मैक्सिमम जो एज लिमिट है कुछ छूट मिल जाती है। जनरल के लिए 40 साल है, सीधी सी बात है, ठीक है। जनरल के लिए 40 साल है। दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए 55 साल है, मतलब एक्स्ट्रा 15 साल और मिल रहा है। अधिकतम कितनी है, 40 साल है जनरल के लिए, ठीक है। अगर आप OBC से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर SC से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर ST से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें +5 ईयर और जोड़ लो। यानी आप लोग अगर OBC से हैं, या फिर SC से हैं, या फिर ST से हैं, तो आप 45 ईयर्स तक दे सकते हो, ठीक है, परीक्षा। अगर इसी में आप विकलांग भी हैं, अब विकलांग चाहे वो जनरल का रहे, चाहे OBC का रहे, चाहे वो SC का रहे, चाहे वो ST का रहे, वो 55 साल तक दे सकता है, ठीक। तो ये एज लिमिट वाली बात हो गई। बाकी यहाँ पे कुछ मुख्य परीक्षा का भी लिखा है इन्होंने, तो ये बाद में देख लिया जाएगा। बस इसमें है कुछ नहीं, फॉर्म अलग से भरना पड़ता है मुख्य परीक्षा का, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं, पुराने तो सब जानते ही हैं। मेंस का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है, फिर से भरना पड़ता है। क्वालिफाई करेंगे ना आप प्रीलिम को, तो मेंस का फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। तो वही सारी
फीस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे काम की चीज़, हाँ, ये 9 नंबर पॉइंट पढ़िए। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु यानी 15 गुना बुलाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, 15 टाइम्स। और जो मेंस क्वालिफाई करेंगे तो फिर कितना बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, 1/3 रेशियो में बुलाएंगे। यहाँ पे 3 गुना लिखा है ना, 3 पे 1 सेलेक्ट होगा। चलिए, एक यहाँ पे है, ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अहर्कारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन ना करें क्योंकि वो पात्र नहीं है। इनका मतलब है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन है, अभी आप ग्रेजुएट अभी हुए नहीं है, आपका परीक्षा चल रहा है फाइनल ईयर का, तो आप फॉर्म ना भरें, ठीक है। यहाँ देखिए और क्या है, एक पॉइंट और था, कहाँ मिस हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताना था। ये चीज़ देखिए, ये 8वां पॉइंट पढ़िए। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान होंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे आप महिला हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप जनरल कैटेगरी में थे शादी से पहले, आपने शादी कर ली किसी ओबीसी वाले से, है ना, तो लड़का यहाँ पे ओबीसी वाला है, आप वाइफ बन के जा रहे हो, है ना, तो आप भी फिर ओबीसी के हो गए। मान लीजिए कि यार सर्टिफिकेट बनवा लिया आपने ओबीसी का, तो ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट बना है ये किसकी साइड से है, ये फादर की साइड से नहीं है, ठीक है, ये आपके ससुराल के साइड से है। माना कौन सा जाएगा, माना जाएगा फादर की साइड से, ठीक है, यानी जो आप ओरिजिनल थे जनरल कैटेगरी में। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये बात महिलाओं के लिए थी, ठीक है, क्योंकि वही दूसरे घर जाती हैं। तो इतनी बातें थी ये जो हम लोग के काम की चीज़ थी। हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर 3 का हिंदी बच रहा है यार, वो अब कल छुट्टी है, आधी छुट्टी है आधे दिन की, तो कल कर लूँगा, कल मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। थैंक यू।